अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ए टू फिजिक्स का जो चैप्टर है कैपेसिटेंस वो स्टार्ट कराऊंगा और ये 2 या 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर क्या चीज़ होती है? आप देखें आपके लेफ्ट साइड पे, अगर आप देखें डायग्राम पे ऊपर, तो ये डिफरेंट तरह की शेप्स आपको नज़र आ रही हैं कंपोनेंट्स हैं। और कुछ इसमें सिलेंड्रिकल हैं, कुछ ये डिफरेंट तरह के फ्लैट हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, किसी भी डिफरेंट सर्किट्स में यूज होते हैं और इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, 2 टर्मिनल डिवाइस है, इसकी 2 लीड्स होती है। और कैपेसिटर बेसिकली क्या काम करता है? इट इज यूज टू स्टोर एनर्जी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टोर करता है और फिर आप उस एनर्जी को रीयूज करते हैं। अब देखिए, आप नीचे 2 डायग्राम आपको नजर आ रही हैं। एक ये है, इसमें एक पैरेलल प्लेट है और ये दूसरी पैरेलल प्लेट है। इनके बीच में ये मेटल प्लेट्स हैं दोनों, और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये 2 लीड्स हैं इसकी, एक ये है और एक ये है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। इसको हम मोल्ड करके हम इस फॉर्म में भी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं इक्वल लेंथ की, और ये 2 इसके टर्मिनल्स आ गए। तो ये इसका सिंबल है। ठीक है, उसके अलावा अब ये काम कैसे करता है? अगर इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। इसको अगर आप, ये आपके पास एक सोर्स है ईएमएफ, जिसका लेट्स से V0 इस बैटरी की ईएमएफ है। तो जैसे ये स्विच है, तो जैसे स्विच आप क्लोज करेंगे तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब किस तरफ होगी कि अब देखें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से, अब इस आपको पता है कि पूरी वायर में हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे आपने स्विच क्लोज किया तो हर इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ भी था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, पूरे वायर में हर जगह मौजूद थे, तो इनको एक बैटरी की तरफ से पुश मिला और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके इस प्लेट पे इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो ये प्लेट पहले क्या थी? न्यूट्रल थी। अब क्या है? यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया। अब बीच में चूंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ इस प्लेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और जितना इधर नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इधर मूव करेंगे और बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल तक आएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आपके पास आएगा। ठीक हो गया जी। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका इस तरफ है, और इस प्लेट पे जो चार्ज है, लेट्स से दिस इज -Q, तो इस प्लेट पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव Q है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताता चलूं कि जो चार्ज दोनों प्लेट्स पे मैग्नीट्यूड में सेम होगा, पॉजिटिव Q और यहाँ पे नेगेटिव Q, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बैटरी इधर से इधर आए, उन्होंने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पुश किया और यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ठीक है, अब ये क्या होगा कि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे पहला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर अगले इलेक्ट्रॉन को आना मुश्किल हो गया, तो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, और बैटरी फिर क्या करेगी? बैटरी को फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से इधर लाने के लिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप देख लें, इसको इस प्लेट की तरफ से पुश मिल रहा है, अपनी तरफ पुल मिल रहा है।
तो इसको इधर लाने के लिए भी एक फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक इसके क्रॉस जो चार्ज है वो इसके क्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन की वजह से। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब इस V जो है V0 के बराबर हो जाएगा तो हम कहते हैं कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है अगले अब फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होगा। सही है। अब क्या रिलेशनशिप है बिटवीन दिस V एंड चार्ज? एक तो आपको यहाँ मेन पॉइंट समझ आया कि बैटरी के का अगर टोटल चार्ज दोनों बैटरीज का मिला के देखें तो वो क्या है? टोटल चार्ज 0 है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता। दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में है, साइन अपोजिट है, सो टोटल चार्ज पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। इसलिए कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता। लेकिन चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन हुई है, जैसे ये देखें, अगर यहाँ पे एक आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनको अगर आपने दूर करना है, मसलन इस नेगेटिव चार्ज को उठा के दूर लेके जाना है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ये दूर नहीं जा सकता। तो जब चार्जेस को सेपरेट करते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बाद जो है वो चार्ज खुद ब खुद, जब आप छोड़ देंगे इसको, तो ये खुद बहुत नीचे आ जाएगा। तो इसलिए चार्जेस को जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे बैटरी वर्क डन कर रही है, और वो वर्क इसमें स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों देखें क्या रिलेशनशिप है इस V का इस Q के साथ। देखें जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा ये V भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आम सी बात है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट C आता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे C क्या है? C है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की यहाँ से अगर हम डेफिनेशन देखें तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि इफ आई मेक दिस C एज सब्जेक्ट तो मेरे पास C की वैल्यू आएगी Q/V। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स। ठीक है, तो ये आपके पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बन गई। और इसकी यूनिट क्या बनती है? कैपेसिटेंस की यूनिट जो बनती है वो यूनिट है इसकी फेरेड, सिंबल इसका F है। ठीक है, 1 फेरेड क्या होगा? 1 फेरेड कैपेसिटेंस का मतलब ये होगा कि अगर एक कैपेसिटर ऐसा है कि उसकी एक प्लेट पे चार्ज अगर 1 कूलम है और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हम कहते हैं कि ये कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। ठीक हो गया। दूसरी यहाँ पे इसी इक्वेशन को अगर आप देखें थोड़ा सा, इस इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ यहाँ पे Q और V का रिलेशनशिप, तो मेरे पास ये Q ये V, तो आप देख लें, आप खुद सोचें कि कैसा होगा ये Q और V का रिलेशनशिप, क्या स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? तो लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन Q एंड V, तो ये इस तरह स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो ये x है और ये y है। x एक्सिस पे अब v है, y एक्सिस पे आपका q है। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? शाबाश, ग्रेडियंट इस सूरत में होगा अगर आप
इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो C जो है वो कैपेसिटेंस जो है इसका ग्रेडियंट होगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटर है क्या चीज। कैपेसिटर किस चीज को स्टोर करता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ होती है। अभी अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं और डिस्चार्ज कैसे करते हैं, और डिस्चार्जिंग के दौरान इक्वेशंस क्या हैं और उसके ग्राफ्स क्या है। हमारे सिलेबस में ये होता है। तो इसके लिए लेट्स सपोज ये आपके पास एक बैटरी है, और इसके साथ मैंने क्या किया है कि ये रेजिस्टर R और ये कैपेसिटर C लगाया। जैसे मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा पॉइंट ए पे, ये डॉटेड लाइन से शो करता हूँ क्योंकि मैं बाद में डिस्चार्ज भी करना है इसको। तो अब क्या होगा कि यहाँ से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगी, तो ये इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कैपेसिटर थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाएगा। और ये जो वोल्टेज है EMF ऑफ द बैटरी V0 है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जब V0 तक पहुंच जाएगी तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये R क्यों कनेक्ट किया। अगर हम R कनेक्ट ना करते तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज फौरन से चार्ज हो जाता। R के कनेक्ट करने से जो है कैपेसिटर का जो चार्जिंग टाइम है वो हमारे कंट्रोल में आ गया। ठीक है, अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है। अगर मैं इसको एक दूसरा, ये क्लोज लूप है, इसी कैपेसिटर को अब इस टर्मिनल को उठा के यहाँ B पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये अब यहाँ से खत्म हो गया। तो अब ये कैपेसिटर जो है ये हमारा लूप बन गया। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी अब ये इस तरह आएगा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आके इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करते जाएंगे। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वक्त के साथ साथ कम होगी। अब जब डिस्चार्जिंग करते हैं तो इसके दौरान क्या होता है, एक चार्ज कैपेसिटर को आपने उठा के किसी रजिस्टर के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया, तो वो कैपेसिटर जो था वो उसने एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर दी। मसलन ये 5 वोल्ट की बैटरी है लेट से, इसके साथ आपने रजिस्टर के जरिए कैपेसिटर लगा दिया, तो ये कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। अब ये 5 वोल्ट वाला कैपेसिटर आपने उठाया जो चार्ज था, इसको उठा के इसी रजिस्टर के जरिए के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब ये कैपेसिटर इस रजिस्टर के जरिए डिस्चार्ज होगा और इसकी वोल्टेज जो है इवेंचुअली 0 होगी। अब डिस्चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V, वो वक्त के साथ साथ कम हो रही होती है, और चार्ज ऑन वन प्लेट Q भी वक्त के साथ साथ कम हो रहा होता है। मतलब एक प्लेट का कहने का मतलब ये है कि जब मैं चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करूं तो इसका मतलब चार्ज ऑन प्लेट बात करूं। ठीक है, और करंट जो है वो भी वक्त के साथ साथ कम होता जाता है डिस्चार्जिंग के दौरान। ठीक है, और इवेंचुअली ये सारी चीजें 0 हो जाती है। कैपेसिटर जो है फॉर इन्फिनिट टाइम आपको एनर्जी नहीं दे सकता। अब अगर चार्ज, वोल्टेज और करंट वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं तो इनका किस तरह का बिहेवियर है टाइम के साथ, वो ग्राफ जो है वो मैं अब आपको बताने लगा। शुरू में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V0 थी, और वक्त के साथ साथ ये एक्सपोनेंशियली डिके करता जाएगा और इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, इवेंचुअली ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि ये डिस्चार्जिंग के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर टाइम के साथ साथ कैसे वेरी हो रहा है। ठीक है, और ये कितना जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, वो हमारे पास कंट्रोल किस पे है, R और C की वैल्यू पे हमारे पास कंट्रोल है, जो अभी आपको बताऊंगा। अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो कि जी ये वक्त के साथ साथ कैसे वेरी हो रहा है, तो ये इसकी इक्वेशन होगी V0 इनिशियल मैक्सिमम वोल्टेज e पावर -t डिवाइडेड बाय RC।
ये आर और सी वो हैं जो इस सर्किट, सी कैपेसिटेंस है, आर इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ई इसमें क्या चीज है, ई एक्सपोनेंशियल, और ई स्टैंड्स, ये कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू होती है 2.71, और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल डिके है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे यहाँ पे। टी के साथ साथ ये इस तरह डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आपको बताऊं कि देखें, अगर टी 0 डाल दें इनिशियल टाइम पे, तो v की वैल्यू क्या होगी, v नॉट e पावर 0 ओवर समथिंग, 0 ही होगा, तो e पावर -0, that is e power 0, which is anything power 0 is 1. So t0 पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो v नॉट है, जो यहाँ से देखेंगे। जैसे वक्त गुजरेगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है ये माइनस में, t जैसे जैसे बढ़ेगा तो e की ओवरऑल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, v कम होता जाएगा, ठीक है। आप डाल के देख सकते हैं कि t1 डालें तो वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू 2 डालें तो क्या होगी, तो वक्त कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और इसमें आर और सी जो प्रोडक्ट है, पहले ये बताऊं कि इसकी यूनिट क्या है। इसके अगर हम यूनिट वर्क करना चाहें तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज V ओवर I टाइम्स C की Q इज इक्वल टू सी वी, सो C इज इक्वल टू Q बाय V, ये कट गया। सो Q इज इक्वल टू आई टी होता है, आपको पता है I की डेफिनेशन में Q बाई टी है, सो Q इज आई टी। यहाँ से हम बता सकते हैं कि अगर Q की जगह I इंटू टी डाल दूं, दिस I विल कैंसिल आउट, सो यूनिट ऑफ आर सी इज टाइम टी, ठीक है। अगर if R is in ohm and C is in farad, then R and C की यूनिट बनेगी, it will be in second, ठीक हो गया जी। सो R और C का यूनिट मैंने आपको बता दिया, इट इज टाइम, और इस R और C को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये कितना टाइम होगा, R और C का जो प्रोडक्ट होगा इस टाइम को हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट, और ये टाइम कांस्टेंट को ग्रीक लेटर टाउ से शो किया जाता है। ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर 63% तक डिस्चार्ज हो जाता है। ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर 63% तक डिस्चार्ज होता है, मतलब इसके कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जब 63% तक कम हो जाएगी तो ये इतना टाइम टी लगेगा, तो ये जो डिक्रीज आएगा ये टोटल वैल्यू का 63% होना चाहिए, ठीक है। मतलब 63% अगर डिक्रीज आ गया तो ये 37% रह गया, ठीक हो गया। और दूसरी अहम बात कि अगर करंट की इक्वेशन लिखनी हो, ऊपर मैंने वोल्टेज की लिखी तो करंट की भी यही शक्ल होगी, ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इनका इस्तेमाल आना चाहिए। और चार्ज की इक्वेशन लिखनी हो तो क्यू नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये आई नॉट इनिशियल मैक्सिमम करंट है जब कैपेसिटर फुली चार्ज था, और क्यू नॉट वो चार्ज है जब कैपेसिटर फुली चार्ज था। ये क्यू जो है ये वक्त के साथ साथ जो चार्ज में कमी आ रही है वो चार्ज दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इनके भी अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो आप बड़े सिंपली बता सकते हैं कि अगर आई का ग्राफ बनाना है तो ये भी इस तरह होगा। जाहिर है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो सर्किट में से करंट कम होता जा रहा है, और अगर आपने चार्ज की बात करनी है वक्त के साथ साथ कैसे कम हो रहा है, तो इसका ग्राफ भी ये इसी तरह है, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं आर और सी की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, आर और सी में से आर की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, सी की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, या दोनों को इंक्रीज कर दूं, तो आपका कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होगा। मतलब
ये दो जो आपके ग्राफ्स देखें तो इसमें आर और सी की वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर आर सी, और इसमें जो है वो लेस आर सी। इसकी वजह बता देता हूँ, यहां से ये देखें, इस इक्वेशन में जाएं, जब आर और सी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये इस फंक्शन का जो टी के साथ, जैसे देखें ये, इसको अगर जनरली हम लिखें तो ये फंक्शन ऐसा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ई पावर माइनस के टी, लेट्स से ये कांस्टेंट के। तो जैसे इसको डीके कांस्टेंट हम कहते हैं, इस के की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो के अगर आप ज्यादा करोगे तो ये फौरन से एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। आर और सी की वैल्यू बढ़ाने से क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर आपका बढ़ जाता है, तो ओवरऑल 1/, अगर आर सी करें तो वो कम होता जाता है। ठीक है, वो कम होने से आपका कैपेसिटर जो है वो स्लोली डिस्चार्ज होगा। बहरहाल ये आपसे नहीं पूछा जाता कि आर और सी के बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। आपको क्या बात पता होनी चाहिए, व्हाट यू शुड नो, कि व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ करंट, वोल्टेज, चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जी मैंने आपको चार्जिंग के दौरान करंट, वोल्टेज और चार्ज की इक्वेशंस क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। तो सिर्फ टू द पॉइंट जो सिलेबस में चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 500 माइक्रोफेरेड। ये गिवन डेटा है, 500 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 240 है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ 600 ओम रेजिस्टर। मतलब आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर था, उसको आपने उठा के क्या किया है कि एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर लिया। ये आपका कैपेसिटर चार्ज था और इसकी अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो 240 वोल्ट तक चार्ज था। इसको जब आपने आर के साथ कनेक्ट किया तो अब क्या होगा, ये कैपेसिटर जो चार्ज था इनिशियली, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द करंट टू फॉल टू 0.1 एम्पेयर। अब करंट ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगा, और करंट जब 0.1 एम्पेयर तक जाएगा तो वो हमने टाइम निकालना है। टी कौन सा निकालना है, जब करंट आपका क्या हो जाए, 0.1 एम्पेयर। अब हमें देखना पड़ेगा कि स्टार्ट में कितना करंट था, हमें करंट की इक्वेशन लगानी है। तो स्टार्ट में कितना करंट था, या आप वोल्टेज की भी इक्वेशन लगा सकते हैं कि आपको ये वोल्टेज दिया हुआ है, तो जब करंट इतना हो जाता है तो उस वक्त वोल्टेज कितना है, आप आर की वैल्यू यूज कर लें तो आपको उस वक्त का वोल्टेज पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने करंट की इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि आपको करंट दिया हुआ है कि करंट इतना हो जाए, तो आपको इनिशियल करंट निकालना पड़ेगा कि स्टार्ट में कितना था। सो आई इज इक्वल टू, आपको पता है कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। इस सर्किट में ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर है, और वी कितना है, 240 है, डिवाइडेड बाय आर 600। सो 240 और 600 करेंगे तो आपके पास इनिशियल करंट आ जाएगा जो कि 0.4 एम्पेयर है। इसको हम क्या कहेंगे, ये आई नॉट है, मैक्सिमम जो शुरू में करंट है। अब इक्वेशन की तरफ आए, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब क्या है जी, आर सी की वैल्यू पहले ढूंढ लें। आर सी की वैल्यू क्या है कि आपको टाइम से सेकंड में अगर चाहिए तो आर की वैल्यू ओम में होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी दी हुई है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है आपको फेरेड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 500 माइक्रो से आपने फेरेड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये टाइम आपका सेकंड में आ जाएगा। तो ये बनता है, कैलकुलेटर आप से करेंगे तो 0.3 सेकंड। अब देखें आई की वैल्यू 0.1, आई नॉट की वैल्यू है जी शुरू में जो आई नॉट है 0.4। ठीक हो गया, ई पावर माइनस टी ओवर आर सी की वैल्यू है 0.3। टी इसमें से निकालना है आपने।
अब आप सोच रहे होंगे कि टी कैसे निकालें। इस 0.4 को तो पहले उठा के दे लें, 0.1/0.4 ई पावर माइनस टी ओवर 0.3। ये क्या बनता है 0.25, 1/4 0.25 बनता है, और ई पावर माइनस टी ओवर 0.3। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अब इस टी को यहां से कैसे ऊपर से नीचे उतारें। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, आप दोनों तरफ लॉग ले लेते हो, ठीक है। ln 0.25, ये लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है, कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएगा। तो ln ई पावर माइनस टी ओवर 0.3। अब लॉग क्या कर रहा है यहाँ पे, इस साइड पे ये जो पावर है ना ये नीचे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है, माइनस टी ओवर 0.3 ln ई, ठीक है। मसलन ln x पावर m जो होता है वो होता है m ln x, ठीक हो गया। सो ln e आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो 1 e आपको कैलकुलेटर पे मिल जाएगा। ई की ई एज इट इज आप डाल सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। सो ये ln 0.25 करें तो ये आपके पास बनता है -1.39 इज इक्वल टू माइनस टी ओवर 0.3। अब देखें ये माइनस तो आपने काट देना है, 0.3 को जाके उससे मल्टीप्लाई करें, 0.3 टाइम्स 1.39 तो आपके पास बन जाएगा 0.42 सेकेंड, 42 सेकेंड। अब देखें 0.42 सेकेंड बाद जाके इसके करंट की वैल्यू जो होगी वो इतनी वैल्यू को पहुंच जाएगा। तो करंट बेसिकली क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, चूंकि डिस्चार्ज हो रहा है ऊपर जैसे मैंने बताया। तो हमने टाइम निकालना था किस टाइम के बाद वो करंट की वैल्यू इस वैल्यू को पहुंच जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर है क्या और कैपेसिटर क्या स्टोर करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जी एक्सप्लेन व्हाई कैपेसिटर डजंट स्टोर चार्ज, इट स्टोर्स एनर्जी। तो आपने उसका जवाब लिखना है कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज जो है वो सेम होता है, मैग्नीट्यूड में अपोजिट होता है, साइन में तो टोटल चार्ज पहले भी जीरो था अब भी जीरो है, इसलिए कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर नहीं किया। लेकिन चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को आपने सेपरेट किया है तो इसलिए जो है वो सेपरेशन में वर्क डन किया है, तो वो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है। कैपेसिटर सर्किट में आपको कैसे दिखते हैं वो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह की शक्ल में आपको ये दिखते हैं कैपेसिटर। या ये आपके पास कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब आप बैटरी के साथ लगाते हो तो कैसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ग्राफ की बात की कि ये कैसे इसका जो है वो Q और V का ग्राफ कैसे बनता है और कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, और फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है, और खास तौर पे डिस्चार्जिंग के दौरान इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल भी की। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और उसके साथ हम